तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और जिस जगह वो रहती है वो उसके पास की कुछ स्टोरी बता रही है कि कुछ साल पहले ये लैंड काफी प्यारा हुआ करता था। ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिल के रहा करते थे। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे, इवन खेलते भी साथ थे। ड्रैगन्स के और इंसानों के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारे लैंड को किसी की नजर लग गई और यहाँ पे इविल स्पिरिट्स आ गईं। उन इविल ने हमारे लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो जिसको भी टच करते थे वो पत्थर का बन जाता था। वो हमारे लैंड के पीस से खुश नहीं थे। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते गए, इवन ग्रीनरी भी, और सब लोगों को पत्थर बनाते गए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इनसे बच गया और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा बाकी सारे ड्रैगन्स और इंसान पत्थर बन चुके थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितने भी पावर्स हैं हम उसे एक जेम में यानी एक पत्थर में जमा कर देंगे। उसमें हमारा प्यार है, पीस है और केयर है, और ये जरूर उन इविल स्पिरिट्स को मार डालेगी, खत्म कर देगी उनके मैजिक को। हम इसको यूज करके सब ड्रैगन्स को और सब इंसानों को पत्थर से हटाकर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और उन सब भाइयों ने मिलकर एक पत्थर में यानी एक जेम में अपनी सारी पावर्स, अपना सारा प्यार डाल दिया। और फिर उसके बाद जब वो उन इंसानों के पास लाए जो कि पत्थर के बने हुए थे तो सरप्राइजिंगली वो इंसान भी ठीक होने लगे। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी कि उस पत्थर का उन ड्रैगन्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन्स पत्थर के ही बने रहे और नॉर्मल कभी भी ना हो सके। लेकिन जिस जेम में इन्होंने वो सारी चीजें डालकर उसको तैयार किया था उसके पीछे बाकी लोग पड़ गए और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम इस पर और काम करें और बाकी ड्रैगन्स को भी नॉर्मल किया जा सके। तो हमारे इस लैंड के 5 हिस्से हो गए जब लोगों में लड़ाइयाँ डल गयी। हमारा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था। इसमें नदियाँ थी, बाग थे, लोग मिलकर रहते थे। लेकिन सिर्फ उन एक इविल की वजह से हमारा लैंड 5 अलग हिस्सों में डिवाइड होकर रेगिस्तान बन गया, एक डेजर्ट बन गया। और ये स्टोरी राया काफी सैड होकर सुना रही होती है कि उसके बाद से हमारे लैंड में सीसू के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। अब राया भी इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी। उसके पास एक हेजहॉग जैसा छोटा सा क्यूट सा पेट था। राया को एडवेंचर्स करने का काफी शौक था और वो हर जगह अपने पेट को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उनको पार करके जिस जगह पर पहुँचती है वो जगह काफी ऊंची होती है और वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वही जेम पड़ा हुआ था जो कि सीसू और उसके साथियों ने वहाँ पर रखा था और उसके पीछे काफी ज्यादा लोग थे। वहाँ पर वो देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर ही थे जो कि वहाँ के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। यानी राया वहाँ के चीफ की बेटी हुई और वो भी सारे लोगों से बहुत प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर राया के फादर उसे कहते हैं कि मेरी बेटी क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करते हैं। जिस जगह पर ये जेम है यहाँ पर कोई नहीं आ सका और अगर आज तुम इसके अंदर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी काफी स्ट्रॉन्ग है और इस जेम को हासिल कर सकती है, तो क्यों ना हो जाए शुरू। और फिर हम देखते हैं कि राया उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है और उसके फादर उसे रोक रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही प्यारी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राया को एडवेंचर्स करने का बचपन से ही शौक था, इसलिए वो यहाँ पे फाइट तो नहीं जीत पाती, लेकिन जिस सर्कल के अंदर वो जेम था वो सर्कल को टच कर लेती है, जिसकी वजह से उसके फादर काफी खुश होते हैं कि मेरी बेटी हर चीज कर सकती है। और वो उसे कहते हैं कि देखा, मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ही इस जेम को गार्ड करेगी, मुझे फख्र है तुम पे। उसके बाद राया के फादर अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, तुम जानती हो ना कि हमारा कुमांड्रा लैंड कितना प्यारा था, लेकिन लोगों की लड़ाई की वजह से वो अलहदा हो गया और इस एक जेम के पीछे सब लोग हमसे दूर हो गए। तो हमें दोबारा से प्यार से उन सबको एक साथ करना है और अपना लैंड दोबारा से ठीक करना है। और इसके लिए तुम जानती हो मैंने आज क्या किया है? मैंने एक बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें मैंने बाकी सारे लैंड के लोगों को भी बुलाया है और उम्मीद है कि सब लोग आप इसमें सुलह कर लें, तुम भी दुआ करना। अब हम देखते हैं कि डिनर स्टार्ट होता है और तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। वहाँ पर बाकी लैंड के भी लोग आते हैं। इसी तरह किसी दूसरे लैंड की चीफ की भी बेटी होती है जिसकी एज बिल्कुल राया जितनी ही होती है।
उन दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों मिलकर लैंड की बातें करने लगती हैं और फिर उसका मैप देखने लगती हैं। यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि सीसू एक फीमेल होती है, यानी वो एक फीमेल ड्रैगन थी और वो काफी अरसे से किसी नदी के नीचे गहरी नींद सो रही थी। यानी जब सब ड्रैगन्स मारे गए तो उसने सोचा कि अब मेरा इंसानों में क्या काम है, और वो इनकी लड़ाइयों की वजह से इनसे दूर चली गई। तो ये दोनों प्लान करती हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे वापस लाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रैगन थी। तो वो दूसरे चीफ की बेटी राया को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और उन दोनों में अब काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। राया दिल की बहुत अच्छी होती है तो वो समझती है कि वो लड़की काफी अच्छी है। वो अपने फादर के मना करने के बावजूद भी उसे बता देती है कि जेम कहाँ पर है और अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही वो लड़की चेंज हो जाती है और वो बेचारी राया को धक्का दे देती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो जेम हासिल करना था। वो पूरी लड़की राया से कहती है कि बस तुम लोगों ने इस जेम का बहुत ख्याल रख लिया, अब ये हमारे ट्राइब के पास आएगा, जाहिर है हमारा भी इस जेम से कोई ना कोई लिंक है। और ये कहते ही वो पूरी लड़की आसमान की तरफ कोई ग्लोई चीज फेंकती है, यानी वो अपने लोगों को सिग्नल देके यहाँ पर बुला रही थी कि जेम यहाँ पर ही है और ये इसका प्री प्लान था। देखते ही देखते उसके ट्राइब के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर जेम के लिए लड़ने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से जेम छीन रहे होते हैं तो वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब राया के फादर वहाँ पर आते हैं तो ये देख के काफी सैड होते हैं और सबसे बुरी बात ये थी कि उस जेम के टूट जाने की वजह से वो इविल स्पिरिट्स दोबारा से जिंदा हो चुकी थी और उन पर अटैक करने वाली थी। अगर वो लोग जल्द कुछ ना करते तो वो उनको दोबारा से पत्थर में बदल देते और अब तो ये जेम भी टूट चुका था तो वो खुद को ठीक कैसे करते। तो राया के फादर जल्दी से जेम का एक टुकड़ा उठा के उन इविल के सामने करते हैं, जिसकी वजह से वो इविल उनसे दूर होने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए वो अपनी बेटी को, अपने किंगडम को, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पर बाकी ट्राइब के भी जो लोग आए होते हैं वो भी एक एक पीस उठा लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने जरा ख्याल नहीं किया कि राया के फादर ने किस तरह से उन लोगों को डिनर पर प्यार से इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग लड़ाई करने आए थे, उस जेम को लेने आए थे। जब राया के फादर उन इविल स्पिरिट से सबको बचा रहे थे तो उस दौरान वो काफी जख्मी हो गए थे। अब वो भी राया के साथ उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जख्मी होने की वजह से उनसे भागा ही नहीं जाता। तो वो वहाँ पर अपनी बेटी राया से कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। मैंने तो उस दिन ही ये जान लिया था कि मेरे बाद तुम इस जेम की हिफाजत करोगी। मैं यहाँ ही रुक रहा हूँ और आगे से तुम ही इस जेम को और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ वो अपनी बेटी को उसी जेम के साथ उस रिवर में धक्का दे देते हैं और तभी वहाँ पर वो इविल स्पिरिट्स आती हैं जो राया के फादर को पत्थर का बना देती हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। तो ये थी सारी पास्ट की बातें जो कि राया खुद बता रही थी और अब राया बड़ी हो चुकी थी, 6 साल गुजर चुके थे और राया के फादर ने जो उससे कहा था उस पर काम कर रही थी, यानी जेम को प्रोटेक्ट भी कर रही थी और साथ साथ सीसो ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी जो कि उसके मुताबिक किसी नदी के नीचे था। वो उसे इसलिए ढूंढ रही थी ताकि सबको दोबारा से ठीक किया जा सके और वो अपने फादर को भी पत्थर से दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके। अब तो राया का पेट भी काफी बड़ा हो चुका था, उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था और वो हर जगह एक साथ जाया करते थे जैसे पहले जाया करते थे। अब फाइनली राया इतने अरसे के बाद उस नदी के किनारे पहुंच ही चुकी थी जहाँ पे उसे लगता था कि सीसू ड्रैगन है। वो कई ट्राइज करती है और फाइनली वो सीसू को जिंदा कर देती है। वो आती है और सीसू से प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तुम जिंदा हो ही चुकी हो तो मेरी सारी बातें सुनो, मैं काफी परेशान हूँ और तुमने मेरा साथ देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसू बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन होती है और जैसे ही वो जेम को देखती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि तो वही जेम है जो कि हमने बनाया। वो ग्लो करने लगती है ब्लू लाइट में। तो राया कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इसको दोबारा से बनाएं ताकि मैं अपने फादर को ठीक कर सकूँ। 6 साल हो चुके हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं। तो साथ ही सीसू इनोसेंट एक्ट करने लगती है और कहती है कि इसे तो मेरे भाइयों ने बनाया था और मैं काफी छोटी थी और मैंने तो उनके साथ मिलकर उन एविल से सिर्फ लड़ाई की थी। तो सीसू कहती है लेकिन एक हल जरूर है, अगर मुझे इस जेम के सारे पार्ट्स मिल जाएं तो मैं इसे जोड़ सकती हूँ और फिर उसके बाद से तुम्हारे फादर को और किंगडम को ठीक भी कर सकती हूँ। सीसू हमें दिल की बहुत साफ ड्रैगन लग रही होती है। वो कहती है कि जेम के हर पीस में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है और एक मजे की बात बताऊं कि वो टच करते ही वो सारी पावर्स मुझ में आ जाएंगी। अब वो कहते हैं कि हम मिलके उन जेम के पीसेस को ढूंढेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। अब वो तीनों यानी सीसू ड्रैगन,
राया और उसका पेट उस जेम की तलाश में निकल पड़ते हैं, यानी उस जेम को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो जाते हैं कॉर्नर वाले ट्राइब में, जहाँ पर उन लोगों ने काफी ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब राया क्योंकि एडवेंचरस थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उन ट्रैप्स को पार कर लेती है और यहाँ पर बड़ी आसानी से वो जेम का पीस उठा लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जेम से जो पावर सीसू को मिली थी वो ये था कि वो किसी भी फॉर्म में बदल सकती थी, जिसे पाकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो पर्पल बालों वाली एक क्यूट सी लड़की बन जाती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इस बात की खबर जब दूसरे लैंड को होती है, तो वही बुरी लड़की जिसने बचपन में राया को धोखा दिया था, वहाँ पर अपनी कुछ आर्मी के साथ आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन राया और सीसू वहाँ से भाग जाती हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसकी एक छोटी सी बोट थी। वो बहुत ही प्यार से इन दोनों से कहता है कि आप मेरी बोट में आ जाएं। लेकिन राया सीसू ड्रैगन से कहती है कि कभी भी किसी पर ट्रस्ट मत करना। लेकिन वो लोग देखते हैं कि बोट काफी आहिस्ता चल रही होती है, तो सीसू ड्रैगन जो कि स्विम कर सकती थी पानी में जाती है और दोबारा से ड्रैगन में बदलकर उस बोट को धक्का देने लगती है, जिससे वो बोट तेजी से चलने लगती है। वो छोटा बच्चा उन दोनों से कहता है कि उन एविल्स ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अपना सफर एक साथ बातें करके गुजारते हैं। अब वो लोग पहुंच चुके थे तीसरे ट्राइब में, यानी लैंड के तीसरे हिस्से में। राया सीसू से कहती है कि तुम बोट में ही रहो, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसके पास 3 छोटे छोटे मंकीज थे। वो बंदर उसके जेम्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन राया उनका पीछा करती है और अपने जेम्स वापस हासिल कर लेती है। राया उन तीनों को पकड़ तो लेती है, साथ ही साथ उस छोटी बच्ची को भी, और फिर उनसे कहती है कि तुम लोग काफी चालाक लग रहे हो, काफी फुर्तीले भी हो, तो क्या मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? इसके बदले में मैं तुम लोगों को काफी फ्रूट्स दूंगी और पैसे भी दूंगी। तो वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरे पेरेंट्स को भी उन एविल ने पत्थर का बना दिया, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं करने को, तो मैं आपका साथ दूंगी। फिर वो लोग एक टीम बन जाते हैं। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि सीसू ड्रैगन वहाँ पर पहुँच जाती है और लोगों से चीजें लेने लगती है, क्योंकि उसने ये सारी चीजें देखी ही नहीं थी कभी पहले। लोग उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और सीसू के मुंह से ये निकल जाता है कि हम यहाँ पर जेम लेने आए हैं। तो वो बूढ़ी औरत उसे अपनी बातों में लगाकर अपने साथ ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम का एक पीस इस बूढ़ी औरत के पास भी होता है। वो सीसू से कहती है कि मुझे जेम लौटा दो, वरना मैं उन एविल स्पिरिट्स को यहाँ पर बुला लूंगी और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राया आ जाती है। वो सीसू को बचाती है और उस बूढ़ी औरत से वो जेम ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग किसी और ट्राइब में जाते हैं पत्थर का चौथा हिस्सा लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाते ही उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है जो कि वहाँ का सबसे अच्छा वॉरियर था। और तभी वहाँ पर वो बुरी लड़की भी पहुँच जाती है जिसने राया को बचपन में पेंडेंट दिया था और जो धोखेबाज थी। वो उन पर अपने सोल्जर्स के साथ फिर से अटैक करने लगती है, लेकिन अब की बार राया भी उससे बराबर लड़ रही होती है। लेकिन जब सीसू ये देखती है तो वो फौरन से ड्रैगन में बदल जाती है और अपने मुंह से स्मोक निकालने लगती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि सीसू एक ड्रैगन है। जब वॉरियर ये देखता है कि ये तो वही अच्छा ड्रैगन है जिसने कभी आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तब तो वो उससे इम्प्रेस होके उसे वो चौथा पीस भी दे देता है जेम का और उसे कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीसू के पास ये पावर भी आ चुकी थी कि वो अब बारिश कर सकती थी। और अब जो आखिरी ट्राइब बच गया था जहाँ से उन्होंने जेम का आखिरी टुकड़ा लेना था, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी बदतमीज लड़की का था जिसने राया को धोखा दिया था। तो सीसू से आइडिया देती है कि देखो, ऐसे क्या पता हमें वो जेम का टुकड़ा ना मिल पाए, क्योंकि वो लड़की काफी तेज है, तो क्यों ना हम उसे सुलह कर लें, उससे मिलकर वो जेम का टुकड़ा ले लें, क्योंकि बाकी 4 टुकड़े तो हमारे पास ही हैं। हम उसे कहेंगे कि ये हमें लौटा दो और हम इसे मिलाकर अपने किंगडम को अच्छा बना लेंगे। लेकिन राया सीसू से कहती है हरगिज़ नहीं। सीसू राया से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा और क्या पता तुम्हारे ट्रस्ट करने की वजह से सब ठीक हो सके। तुम तो एक अच्छे इंसान की बेटी हो ना। फिर सीसू उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स पत्थर बन चुके थे। वो उसे अपने भाई भी दिखाती है और कहती है कि देखो, ये तीनों मेरे भाई थे
लेकिन पत्थर बनने से पहले इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ये जेम दिया, और इसी के बाद ही तो मैं इस काबिल हुई कि मैंने उन एविल स्पिरिट्स को हरा दिया। और देखो, तुम्हारे फादर ने भी तो तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें ये जेम दिया था ना। सीसू की बातों का राया पे काफी असर होता है और वो मान जाती है उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। फिर वो उस छोटी बच्ची को और उसके मंकीज को एक लेटर देती है और साथ वही पेंडेंट देती है जो उस लड़की ने उसे बचपन में दिया था। उस लेटर में सुलह की बात लिखी होती है, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं हम। और जब वो लड़की ये लेटर पढ़ती है तो वो उससे उस जेम के साथ मिलने आती है, लेकिन वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती कि क्या ये जेम का टुकड़ा मैं इसे दे दूं या नहीं। लेकिन वो लड़की वो जेम का टुकड़ा नीचे पड़े पत्थर पर रखती है और अपनी एरो गन उठाती है। उसे लग रहा होता है कि इनकी कोई साजिश हो सकती है और ये सीसू ड्रैगन उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन सीसू उसके पास आता है उसे काम डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उस लड़की से एक गलती हो जाती है, वो अपनी एरो गन से एक एरो उस सीसू ड्रैगन पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से सीसू नीचे नदी में गिर जाती है। जब वो लड़की नोटिस करती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो इविल स्पिरिट्स अब वापस आने लगी थी। सीसू पानी का ड्रैगन था और उसी की वजह से इस लैंड में पानी बाकी बचा था, वरना हर तरफ डेजर्ट बन चुका था। पानी खत्म होने लगता है और इस लैंड की बाउंड्री से वो इविल स्पिरिट्स आने लगती हैं। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अब राया भी काफी ज्यादा वरिड होती है। जब राया को ये फील होता है कि सीसू अब मर चुकी है और उसके पास और कोई नहीं रहा, तो वो गुस्से में उस लड़की से लड़ाई करने जाती है। उन दोनों में काफी फाइटिंग होती है, दोनों एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राया का पेट, वो छोटा बच्चा और वो वॉरियर जेम का एक पीस लिए हुए सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अंदर कैसल में राया की और उस लड़की की काफी लड़ाई हो रही होती है और राया उस लड़की को मारने ही वाली होती है कि उसकी नजर बाहर पड़ती है। वो देखती है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है, हर तरफ इविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया है। राया फौरन से बाहर जाती है अपने लोगों को पत्थर से बचाने के लिए, और अंदर हम देखते हैं कि उस लड़की की मदर को भी वो इविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती हैं। तो तब उसे एहसास होता है कि हम किंगडम एक ही थे, हमारा अगर कोई दुश्मन था तो वो एक ही, ये इविल स्पिरिट्स। उसे काफी दुख होता है कि काश मैं अगर पहले समझ जाती तो मेरी मदर भी पत्थर की न बनती। जब उस पे खुद ये बीतती है तो खुद भी राया का साथ देने लगती है और फिर बाहर जाकर उसी जेम के पीछे लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। यहाँ पर राया को अचानक से याद आता है कि जब इन इविल स्पिरिट्स का हमला बढ़ गया था तो उन सारे ड्रैगन्स ने इस जेम में अपना अपना प्यार डाला, अपना ट्रस्ट डाला था, तो हमें ऐसा ही करना होगा। वो अपने सब साथियों से कहती है कि पत्थर का हर टुकड़ा यानी इस जेम का हर पीस दूसरे किंगडम कि इस लड़की को दे दो, लेकिन सारे कहते हैं कि नहीं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो राया कहती है कि हमें करना होगा, और इसी के साथ वो अपने जेम का टुकड़ा उस लड़की को पकड़ा देती है और उससे कहती है कि सब टुकड़ों को मिला के तुम्हें इन एविल स्पिरिट्स को हराना होगा। उसके साथी नहीं मानते और वो टुकड़ा नहीं देते, और इसी दौरान बेचारी राया खुद पत्थर की बन जाती है। जब सब लोग ये देखते हैं कि राया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्हें बचाने की कोशिश की है, तो वो सब राया की बात मानकर उस लड़की पर ट्रस्ट करके उसे पत्थर पकड़ा देते हैं, यानी वो जेम पकड़ा देते हैं। वो लड़की जेम का हर हिस्सा जोड़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान इविल स्पिरिट्स उन सबको पत्थर का बनाती रहती हैं। जैसे ही वो जेम कंप्लीट हो जाता है, उसके पांचों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस लड़की को भी इविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती हैं, और फिर उसके जुड़ते ही कुछ ही देर बाद वो जेम चमकने लगता है। वो जेम काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है और उसमें से कोई एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी उन सब इविल स्पिरिट्स को मार देती है, और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारे पत्थर के लोग ठीक होने लगते हैं। और मजे की बात ये थी कि इसकी वजह से ड्रैगन्स भी जिंदा हो गए थे। बारिश होने की वजह से और ड्रैगन्स के वापस आने की वजह से नदियां भी भरने लगती हैं, रिवर में भी पानी आ जाता है और सब ड्रैगन्स यहाँ डांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स और इंसान आपस में मिलते हैं, और जिन जिन की फैमिलीज पत्थर की बन चुकी थी वो लोग भी अपनी फैमिली से एक हग करते हैं। सारे काफी खुश हो जाते हैं, और फिर राया भी अपने फादर से मिलने जाती है। राया के फादर उसे इतना बड़ा देख के काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर प्राउड होता है। और तभी वहाँ पर सीजू भी आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि चीफ, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। उसके पीछे से बाकी ट्राइब के लोग भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, जिन्हें चीफ और राया ने काफी इम्प्रेस किया था। वो उनसे सुलह करने आए थे, और यहाँ हम देखते हैं कि वो जेम भी एक साथ हो गया था, और ये सारे किंगडम के लोग भी। चीफ और राया और सीजू को हम कैसे भूल सकते हैं, वो लोग काफी खुश थे। यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, प्यार करने से सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, और अगर हम साथ हैं तभी एक पावर है।
तो मूवी शुरू होते ही हमें एक आर्केड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेली जाती थी। वहीं पर दो लोग जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक राल्फ और एक वैनिलोप। वैनिलोप एक छोटी बच्ची थी। दोनों आपस में बहुत ज्यादा खेला करते थे क्योंकि आर्केड में करने को बहुत कुछ था। राल्फ अपनी जिंदगी को लेके बहुत ज्यादा खुश था, जबकि वैनिलोप एक छोटी बच्ची होने की वजह से अपनी जिंदगी में नई नई चीजें चाहती थी। उसे अब यहाँ सब कुछ बोरिंग लगने लगा था, यानी वो कोई ऐसी चीज करना चाहती थी जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। इनके साथ साथ वहाँ पर और भी लोग रहते थे जो कि डिफरेंट स्पीशीज से थे, सब दिखने में अलग थे। अब वहाँ आर्केड में आज के दिन एक नया चेंज आता है। वहाँ पर वाईफाई लग जाता है, लेकिन इन सबको पता ही नहीं था कि वाईफाई क्या होता है और उसके पासवर्ड तक कैसे पहुँचना है। तो तभी वहाँ पर एक ब्लू क्रीचर इनको बताता है कि अगर हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड हो तो हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हर किस्म की गेम खेल सकते हैं, फूड मंगवाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, ये सब हम कर सकते हैं। वेनेलॉप ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। अब जिस जगह पर वो वाईफाई था ये सब उधर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड उस जगह को सील करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो सबको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब वेनेलोप अंदर नहीं जा पाती तो वो राल्फ से कहती है, तुम तो जानते हो मुझे गेम्स खेलने का कितना शौक है और ये देखो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। मुझे कोई न्यू गेम चाहिए और अभी चाहिए। तो राल्फ उसे कहता है, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। बेसिकली ये सब कैरेक्टर्स आर्केड में मौजूद वीडियो गेम्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं। आर्केड में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसका नाम शुगर रश है और उसे सब बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। तो राल्फ वेनेलॉप से कहता है कि तुम हमेशा इसी की कैरेक्टर बनती हो, तो इस बार मैं इस गेम में ऐसा चेंज करूंगा कि तुम खुद भी बहुत इंजॉय करोगी। वो उसके लिए एक और रास्ता बनाने लगता है जहाँ पर वेनेलॉप की कार जा सकती थी। अब दो लड़कियाँ ये गेम यानी शुगर रश गेम खेलने आती हैं। वेनेलॉप कार में बैठी होती है और अब लड़की स्टीयरिंग चलाकर इस कार को कंट्रोल करने लगती है। वेनेलॉप इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी, तो उसे वो फौरन से रास्ता दिखाई देता है जो कि राल्फ ने उसके लिए बनाया था। तो वो अपनी गाड़ी को खुद ही उस तरफ ले जाती है और अब वो अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रही होती है और इसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो फ्रीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है और जबकि वीडियो गेम खेलने वाली बच्ची स्टीयरिंग को यूज करते हुए भी इसकी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे स्टीयरिंग टूट जाता है, जिससे वेनेलॉप की गाड़ी का बैलेंस तो खराब होता है, लेकिन उसे इस तरह से काफी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ वो बच्चियां इस आर्केड के ओनर को बताती हैं कि हमसे स्टीयरिंग टूट गया है। ओनर जब आकर स्टीयरिंग को जोड़ने की कोशिश करता है तो वो तो और टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और अब वो किसी तरह से भी जुड़ नहीं सकता था। तो ओनर कहता है शुगर रश कंपनी बंद हो चुकी है, यानी कि जिसने ये गेम डिजाइन किया था और अब ये स्टीयरिंग कहीं से मिलेगा भी नहीं। तो वो बच्ची इंटरनेट पर उन्हें एक स्टीयरिंग दिखाती है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है जिसे ओनर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो सैडली कहते हैं कि हमें इस गेम को अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें गेम के कैरेक्टर्स भी सुन लेते हैं। उनको बहुत अजीब लगता है कि वो गेम में बंद हो जाएंगे, अब उनका कोई घर नहीं होगा। वो सब प्लान करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। अब वो सब कैरेक्टर्स मिलकर सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई भी प्लान बनाते कुछ शरारती कैरेक्टर्स की वजह से ये प्लान खत्म ही हो जाता है। लेकिन राल्फ और वेनेलॉप हिम्मत नहीं हारते। राल्फ वेनेलॉप को जाकर बताता है कि वो बच्ची जो गेम खेलने आई थी उसने ऑनर को एक स्टीयरिंग दिखाया था जो कि इंटरनेट पर मिल रहा है, हमें उसे किसी भी तरह जाकर लेना होगा। अब ये दोनों छुप के उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती थी और सीधा ये लोग वाईफाई रूटर में चले जाते हैं उसकी वायर से होते हुए, ताकि इंटरनेट से वो चीज ला सके। अब ये दोनों रूटर के अंदर होते हैं जहाँ पर ये उसी ऑनर की छोटी सी फॉर्म देखते हैं जो कि एक लेजर कैप्सूल में बंद होकर कहीं चली जाती है और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। उसके पीछे जाते जाते फाइनली ये ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि इंटरनेट की होती है। अब ये दोनों एक शॉप पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि जिस शॉप से ये स्टीयरिंग मिलेगा वो कहाँ पर है। एड्रेस पता चलने पर फौरन से वो उस जगह जाते हैं जो कि बेसिकली एक साइट थी। वहाँ पर स्टीयरिंग की बिडिंग हो रही होती है, यानी बोली लग रही होती है कि जो ज्यादा पैसे ऑफर करेगा उसको स्टीयरिंग दे दिया जाएगा। वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है,
ये लोग अपने अपने रेट लगाने लगते हैं, जबकि राल्फ और एंटीलोप को कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है, और ना ही उनके पास पैसे थे जो कि वो पे करते। तो ये भी बस स्टीयरिंग को हासिल करने के लिए उसकी बिडिंग करते रहते हैं, और ज्यादा अमाउंट बोलने पर इन्हें स्टीयरिंग मिल जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था कि एट द एंड जब तक पेमेंट नहीं की जाएगी इन्हें स्टीयरिंग नहीं दिया जाएगा। तो स्टीयरिंग का ऑनर इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम दे सकता हूँ, तब तक तुम लोग अपनी पेमेंट इकट्ठी कर लो। बाहर निकलते ही राल्फ को काफी गुस्सा आता है और वो इधर उधर पंचेस मारने लगता है कि इतने सारे पैसे मैं लाऊं कहाँ से, और अगर मुझे स्टीयरिंग ना मिला तो कोई और इसे ले जाएगा, और अगर कोई और ले गया तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा कि हम शुगर रश से बाहर आ सकें। हम तो उसी में स्टक रह जाएंगे और ना ही हमें कोई खेल सकेगा। वहीं पर उसे एक लंबा सा ग्रीन कलर का आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं तुम लोगों को कुछ टास्क दे सकता हूँ जिससे तुम लोग पैसे अर्न कर सकते हो, और जो तुम्हें चाहिए वो ले भी सकते हो। वो उन्हें एक ऐसी जगह का नाम बताता है जहाँ से उन्हें एक गाड़ी चुरा कर लानी थी, लेकिन वो उनसे ये कहता है कि अगर तुम ये गाड़ी ले आओगे तो तुम्हारा टास्क पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। असल में वो आदमी ही ठीक नहीं था, वो चीटर था। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ से इनको गाड़ी चुरा कर लानी थी। ये लोग गाड़ी में बैठकर उसे वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं कि इनके चारों तरफ और गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिन गाड़ियों में से एक गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है। वो बाहर आकर इनसे पूछती है, तुम यहाँ से गाड़ी क्यों चुरा कर लेकर जा रहे थे? तो राल्फ इसको सारी बात समझा देता है और ये लड़की भी समझ जाती है कि इनका इंटेंशन यानी इरादा चोरी करने का नहीं था। इनको तो पता भी नहीं कि इन्हें क्या टास्क असाइन किया जा रहा है। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो तुम लोग गाइडेंस लेते ना, नेट पर और भी बहुत से तरीके हैं कमाने के। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को एक फनी वीडियो बनानी हो और एक साइट है बस ट्यूब जिस पर उसे अपलोड करने से तुम लोग फेमस हो सकते हो और तुम्हें लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स आएंगे, जिसके बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। अब वो लोग अपनी एक फनी वीडियो बनाते हैं और उसे बस ट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। जल्दी उन्हें बहुत लोग लाइक करने लगते हैं और वो फेमस होने लगते हैं। वेनेलोप को ये चीज बहुत अच्छी लगती है और वो राल्फ से कहती है कि हम मिलकर इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। अब ये दोनों बस ट्यूब की ऑनर से मिलते हैं जो कि एक फीमेल होती है। वो इनसे कहती है कि अगर तुम लोग इसका ऐड दोगे तो तुम लोग और फेमस हो सकते हो, और देखो जिस तरह से तुम लोग इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हो, यानी सब लोगों में मशहूर यानी फेमस हो रहे हो, तो जल्दी तुम लोग उतने पैसे कमा सकते हो जितने तुम लोगों को चाहिए। राल्फ और वेनेलोप तैयार हो जाते हैं। अब वेनेलोप राल्फ की वीडियोस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हर जगह जाती है और उनसे कहती है कि आप हमें फॉलो करें। अब वेनेलोप एक जगह पर एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं क्या यहाँ पर आकर एडवर्टाइजमेंट करने का परमिट तुम्हारे पास है? तो वेनेलोप डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि कहीं दोबारा से वो लोग मुश्किल में न पड़ जाएं। वो भागती भागती एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जो कि डिज्नी प्रिंसेसेस का चेंजिंग रूम होता है। वहाँ पे सारी प्रिंसेसेस होती हैं और जल्द ही वो वेनेलोप की दोस्त बन जाती हैं, जो कि वेनेलोप ने शायद कभी भी एक्सपेक्ट ना किया हो। दूसरी तरफ बस ट्यूब की ऑनर को काफी मुश्किल आ रही होती है क्योंकि उसकी साइट पर राल्फ की वीडियो पोस्ट नहीं हो रही होती। तभी उस वेबसाइट का एक वर्कर आता है और राल्फ को रिमाइंडर देता है कि सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, वरना उसके बाद आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और स्टीयरिंग भी किसी और को दे दिया जाएगा। राल्फ अब परेशान हो जाता है और अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाता है तो देखता है कि कुछ लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए होते हैं, जिन्हें पढ़कर राल्फ काफी दुखी हो जाता है। तभी पीछे से बस ट्यूब की ऑनर आती है और उसे कहती है, दुखी मत हो, तुमने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं क्योंकि लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी $30,000 से भी ज्यादा अर्निंग हुई है और अब जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। राल्फ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से वेनेलोप को बताता है, लेकिन वो इस साइट पर आना नहीं चाह रही थी। उसे वो लड़की काफी अच्छी लगी होती है जिसका आइडिया उसने इन लोगों को दिया था, और वो कहती है कि वो स्लोटर हाउस में ही रहना चाहती है क्योंकि वहाँ की गेम्स उसे बहुत पसंद है। उसे गाड़ियाँ चलाने का भी बहुत शौक था। वेनेलोप राल्फ की कॉल नहीं उठाती तो उसके पास वही ग्रीन आदमी आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो राल्फ उसे बताता है क्योंकि मैं स्टीयरिंग खरीदने वाला हूँ जो मुझे चाहिए था, लेकिन वेनेलोप मेरी कॉल नहीं उठा रही। वो उसे दोबारा कॉल ट्राई करता है, लेकिन तब
वेनेलोप का सेल फोन वाइब्रेट होने की वजह से गाड़ी के अंदर गिर जाता है और राल्फ की तरफ से कॉल म्यूटेड होती है, जो कि उसको नहीं पता था। वो बोलता रहता है लेकिन वेनेलोप उसकी तरफ नहीं देखती। वो उसी लड़की से बात कर रही होती है जो कि स्लोटर हाउस में खेला करती थी। वो उसे बताती है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं शुगर रश में वापस जाऊं। वो उसे बताती है कि मेरा दिल चाहता है मैं स्लोटर हाउस में रहूं, लेकिन राल्फ का दिल दुखेगा इसलिए मैं उसे बता नहीं सकती। राल्फ ये सारी बातें सुन लेता है और अब वो उसे ग्रीन आदमी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वेनेलोप को स्लोटर हाउस गेम पसंद है ना, मैं उसमें वायरस डाल दूंगा ताकि वो उसको छोड़कर शुगर रश वापस आ सके। और अब वो लोग डार्क वेब जाते हैं जहाँ पर वो एक बहुत बड़े वायरस से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि कोई ऐसा वायरस दो जो स्लोटर हाउस को खराब करके रखते हैं। वो एक पिंक कलर का थंडर जैसा दिखने वाला वायरस होता है। बड़ा वायरस उनसे कहता है कि याद रहे ये वायरस तुम लोग सेफली उसे गेम में डालोगे वरना प्रॉब्लम हो सकती है, और एक बार ये उस गेम में चला गया तो ये उसकी वीकनेस को जाकर पकड़ेगा, गेम को बोरिंग बना देगा, जिसके बाद जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकोगे, यानी वेनेलोप वहाँ से वापस आ जाएगी। अब स्लोटर हाउस में रेस शुरू हो चुकी होती है। वेनेलोप और वो लड़की गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन तभी वो वायरस भी गेम में डाल दिया जाता है जो कि वहाँ हर तरफ ग्लिच क्रिएट कर देता है। और जल्दी इस ग्लिच की वजह से सिस्टम रीबूट होने वाला था। तो ये सोच के राल्फ तो घबरा जाता है कि अगर सिस्टम रीबूट हो जाता है तो सारे कैरेक्टर्स वैनिश हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, और वो वेनेलोप को इस तरह से खोने नहीं दे सकता था। तो वो फौरन से गेम के अंदर जाता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन सुनता है कि वो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की उसे पहले से ही गेम से बाहर जाने का कह रही है, अपनी जान सेक्रीफाइस करते हुए। और तभी अनफॉर्चुनेटली वेनेलोप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। राल्फ उसे उठाकर गेम से बाहर लाता है। जब वेनेलोप को होश आता है तो राल्फ उसे बताता है कि ये वायरस वाला काम उसी ने किया था। तो वेनेलोप को उस पर बहुत गुस्सा आता है और जो हार्ट पेंडेंट उसने उसे दिया था वो उसे फेंक देती है और कहती है कि दोबारा मुझसे बात मत करना। राल्फ जब उस पेंडेंट को बचाने के लिए झुकता है तो नीचे ही वायरस भी होता है जो राल्फ को भी स्कैन कर लेता है और उसके कई ज्यादा क्लोन बना देता है जो कि पूरी गेम में फैल जाते हैं। और उन सबका एक ही इंटेंशन था कि उन्हें वेनेलोप चाहिए। तो वो सब एक ही वेनेलोप के पीछे पड़ जाते हैं और वेनेलोप परेशान हो जाती है कि वो कहाँ पर भागे। वेनेलोप अपनी जान बचाते बचाते एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और उसके पीछे रियल राल्फ भी आ जाता है। तो वहाँ पर मौजूद ग्लासेस वाला आदमी इनको बताता है कि अगर ये सारे क्लोन्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएं, तो इस वायरस का असर खत्म हो सकता है और तुम लोग सेफली वापस जा सकते हो। अब इसके लिए राल्फ, वेनेलोप और बस ट्यूब की ऑनर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरफ एक गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। वो सारे क्लोन्स भी उनके पीछे होते हैं क्योंकि उन सबके दिलों में राल्फ जैसी ही बात थी कि उन्हें वेनेलोप को अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन रास्ते में इन तीनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे से जब सारे क्लोन्स आपस में टकराते हैं तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं जो कि बहुत खौफनाक लग रहा होता है। अब राल्फ काफी परेशान हो जाता है। वो वायरस को पकड़कर उन सब क्लोन्स की तरफ मारता है ताकि ये मॉन्स्टर खत्म हो सके। लेकिन जिस वायरस से क्लोन्स बने थे वही वायरस इनको कैसे खत्म कर सकता था, तो इन्हें कुछ न कुछ जरूर करना था। लेकिन इससे पहले कि कुछ खास कर पाते, वो क्लोन्स यानी वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर वेनेलोप को पकड़ लेता है। वहाँ पर एक ट्रेन फ्लाई कर रही होती है जिसके पीछे राल्फ भी बैठ जाता है और अपने हाथों से ट्रेन को पकड़कर ट्रेन के साथ ही उड़ने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर राल्फ को यहाँ भी पकड़ लेता है तो वेनेलोप चिल्लाने लगती है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं सुनता। तभी वेनेलोप को एक आइडिया आता है और वो मॉन्स्टर से बहुत प्यार से कहती है, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ भी रहूंगी, तुम सबके साथ खेलूंगी जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के पास ही रहूं। तो ये सुनकर मॉन्स्टर काफी खुश हो जाता है। मॉन्स्टर खुशी में सर हिलाता है। तभी राल्फ परेशान हो जाता है और वो उन सब क्लोन्स से कहता है, अगर तुम वेनेलोप से दोस्ती करना चाहते हो और सब अच्छे हो तो तुम लोगों को इस चीज से भी खुशी मिलेगी कि तुम्हारी दोस्त जहाँ पर खुश रहेगी वही जगह उसके लिए बेस्ट होगी। और असली प्यार तो यही होता है ना, मैं भी यही चाहूंगा कि वेनेलोप जहाँ पर खुश है वहीं पर रहे। तो ये सुनकर राल्फ के सारे क्लोन्स में उसी जैसी फीलिंग्स आती हैं। वो सब अपने आप वैनिश होने लगते हैं। लेकिन राल्फ क्योंकि उनके हाथ में था तो राल्फ उनके गायब होने के बाद नीचे गिरने लगता है। लेकिन वहाँ पर डिज्नी की सारी प्रिंसेसेस आ जाती हैं। मरमेड आइस और पानी से एक स्लाइड बनाती है जिस पर से होता हुआ राल्फ सेफली नीचे आ जाता है। अब स्लोटर हाउस गेम की ऑनर आती है जो वेनेलोप की बहुत अच्छी दोस्त थी और वो उसे ऑफर करती है कि नेक्स्ट गेम में एज अ कैरेक्टर तुम आ सकती हो।
मैरिना खुशी खुशी वहां पर चली जाती और राज भी शुगर रश में वापस चला जाता है। उसे वो स्टीयरिंग भी मिल चुका था, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उसके कैरेक्टर्स तो पहले से ही दूसरी गेम्स में जा चुके हैं और काफी खुश हैं। राल्फ को ये बात बुरी नहीं लगती क्योंकि वो समझ चुका था कि जो जहाँ पर खुश है उसे वहां रहने दिया जाए। हम कभी भी किसी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उसे खुश नहीं कर सकते और ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। तभी उसकी वेनलॉप से वीडियो कॉल पर बात होती है और वो उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने आती रहा करूंगी और तुम भी जो करना चाहते हो वो करो। असल खुशी इसी में है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। में जहां हम देखते हैं कि एल्सा और एना दोनों बहनें एक रूम में इंचांटेड फॉरेस्ट बना रही हैं। अब यहाँ पर इनके पेरेंट्स रूम में आते हैं जहाँ पर किंग एग्नर जो कि एल्सा और एना के फादर हैं उनको बताते हैं कि आओ मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि कैसे इंचांटेड फॉरेस्ट में पहले 4 स्पिरिट्स का राज था जो कि थी अर्थ, फायर, वाटर और एयर। वहाँ पर एक नॉर्थ अल्ट्रा नाम का ट्राइब भी रहता था जो बहुत ही अलग था। थे तो वो सारे इंसान ही बट बाकी सारे ट्राइब से कोई बात नहीं करते थे और इसी वजह से किंग एग्नर के फादर यानी कि किंग रूनार्ड ने इन सबको अपने साथ अपनी किंगडम एरेंडेल से मिलाने के लिए एक डैम बना के दिया। साथ ही सारे रिसोर्सेज भी दिए ताकि वो जी सकें। डैम बनने के बाद यहाँ पर एक सेलिब्रेशन हुई थी जिसके बाद ट्राइब के लोगों ने किंग रोनार्ड को वहाँ पर इनवाइट किया था। किंग रोनार्ड एग्नर को भी अपने साथ लेकर गए थे जहाँ पर जंगल को एंजॉय करते हुए एग्नर जब खेल रहा था तो उसने देखा कि कैसे ट्राइब के लोगों और किंग की आर्मी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। इस लड़ाई में रोनार्ड तो नीचे गिर गया था और इसके बाद वहाँ की स्पिरिट्स बहुत नाराज हो गई थी। इसमें एग्नर बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी थी जिसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आई और कोई उसे वहां से ले गया था। इस सब की वजह से वहां की स्पिरिट्स ने इस पूरे एन्चेंटेड फॉरेस्ट को मिस्ट में कवर कर दिया था। इसके बाद से ना कोई उस फॉरेस्ट में जा सका और ना ही वहां से कोई बाहर आया है। अब स्टोरी फिनिश करने के बाद किंग तो गुड नाइट कह के चले जाते हैं। एल्सा और एना अपनी मॉम से मजीद डिटेल्स मांगती हैं जिसके बाद वो बताती हैं कि कैसे बचपन में एक सॉन्ग के थ्रू उनको बताया जाता था कि एक आतोहालन नाम का रिवर है जो कि हर तरह की मिस्ट्री को जानता है और उससे अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो बता भी देता है। अब इनके बचपन का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर एल्सा एना के साथ अपनी किंगडम को रूल कर रही है। ऑटम आने वाला था और यहाँ पर वो अपनी किंगडम और क्रिस्टोफ के साथ सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियां कर रही थी। इस सब के बीच में एल्सा को कुछ सिंगिंग वॉइसेस सुनाई देती हैं जो कि सिर्फ एल्सा को ही सुनाई दे रही थी। इस सब से एल्सा बहुत परेशान हो रही थी। एना एल्सा को परेशान देखती है तो उसे रिलैक्स करने के लिए एक सॉन्ग सुनाती है और फिर सुला देती है। अब नींद में भी एल्सा को अचानक से वही आवाज सुनाई देती है जिससे एल्सा की नींद खराब हो जाती है। वो उठती है और बाहर जाती है और कोशिश करती है कि किसी तरीके से इसी आवाज से कम्युनिकेट किया जा सके। उसकी मैजिकल पावर्स यहाँ पर काम आती हैं और उसको उनमें सिंबल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर पूरी किंगडम में अचानक से एल्सा की मैजिकल आइस गिरने लगती है और बाकी सारे लोग इस आइस को देखने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो ही स्पिरिट्स उन पर हमला कर देती हैं। ये वो ही 4 स्पिरिट्स थी। चारों स्पिरिट्स में से अभी लोगों को तंग करने वाली सिर्फ 3 थी, फायर, वाटर एंड एयर। यहाँ पर एल्सा रियलाइज करती है कि अभी अर्थ को भी आना बाकी था और वो बाकी सारे लोगों से कहती है कि इस जगह को छोड़कर बाहर निकलना होगा। उसके बाद वो एना को सारी बात बताती है कि कैसे उसे आवाजें आ रही थी। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रोल्स को देखते हैं और उनके लीडर को भी। वो एल्सा से कहता है कि उसे इस राज के बारे में जानना होगा। एल्सा का मानना था कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही है वो अच्छी है। ट्रोल लीडर की बातों से एल्सा समझ जाती है कि अब उसे एरेंडेल को बचाने के लिए इंचेंटेड फॉरेस्ट जाना होगा। जिसके बाद वो एना, क्रिस्टोफ, ऑलिव और क्रिस्टोफ के रेनडियर पर चली जाती है इंचेंटेड फॉरेस्ट और वहाँ की तो मिस्ट भी इन सबको अंदर आने देती है। जब ये लोग फॉरेस्ट एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हर जगह कितनी ज्यादा ब्यूटी है और इसी सब में सब अलग अलग हो जाते हैं। सा दूसरी तरफ ऑलिव को ढूंढ रही थी जो कि शायद कहीं गुम गया था। ये सब लोग मिलकर ऑलिव को ढूंढ ही रहे थे कि वहाँ पर अचानक से एयर स्टॉर्म आता है और इन सब लोगों को अंदर ले लेता है। पर यहाँ पर एयर स्पिरिट बाकी सब लोगों को बाहर निकाल देती है और एल्सा ही अंदर रह जाती है। एल्सा खुद को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर यूज करती है तो उसे पास्ट के कुछ इवेंट्स नजर आते हैं जैसे कि एग्नर को कोई औरत बचा रही थी।
इसके बाद ये लोग अभी इन्हीं बातों में समझने की कोशिश में लगे थे कि इनको फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको ये फॉलो करते हैं। आवाज को फॉलो करने पे ये देखते हैं कि कैसे नॉर्थहंड्रा के लोग और अभी तक एरेंडेल के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक चल रही थी। यहाँ पर ओलिव इन्हें समझाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर एल्सा अपनी पावर यूज करके सब कुछ रोकने की कोशिश करती है, तो सब लोग बहुत हैरान होते हैं उसकी पावर्स को देखकर। एल्सा उन्हें बताती है कि वो जल्द ही इस फॉरेस्ट को बचा लेगी। यहाँ पर अचानक से फायर स्पिरिट आती है जो हर जगह पर आग लगाने लगी थी। एल्सा अपनी पावर से इन सब को बुझाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो क्रिस्टोफ से कहती है कि एना को लेकर थोड़ा दूर चले जाओ, उसको कोई खतरा ना हो। इसके बाद फायर स्पिरिट जहाँ जहाँ जा रही थी और आग लगा रही थी, एल्सा उसको फॉलो कर रही थी ताकि आग को बुझा सके। अब अचानक से ये फायर स्पिरिट एक सैलमेंडर में बदल जाती है, जहाँ पर वो एल्सा से कहता है कि मुझे फॉलो करो, और एल्सा ऐसा ही करती है। एल्सा जब सैलमेंडर के पीछे जाने लगती है तो एना आकर उसे रोकती है, क्योंकि वो एल्सा को कहीं अकेले तो जाने नहीं दे सकती थी। एल्सा जब देखती है कि एना परेशान है तो वो अपनी मॉम की दी हुई शॉल, जो कि हमेशा एल्सा पहनती थी, एना को दे देती है। पीछे से आने वाले लोग जब ये देखते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो शॉल नॉर्थ अल्ड्रा की ट्रेडिशनल शॉल थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्सा और एना की मॉम नॉर्थ एल्ड्रा की ही एक लेडी थी और उन्होंने ही एग्नर को बचाया था। इस सब के बाद नॉर्थ एल्ड्रा के लोगों में और एरेंडेल के लोगों में सुलह हो जाती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और एल्सा और एना को कहते हैं कि रात यहीं पे गुजारो। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ के पास एक नॉर्थ एल्ड्रा का लड़का आया है जो कि उसे प्रपोज करने के तरीके बता रहा था। इसके बाद एना वहाँ के कैप्टन के पास थी और एल्सा के पास एक नॉर्थ एल्ड्रा के ट्राइब की लड़की थी जो कि उसको शॉल पे बने सिंबल्स के बारे में बता रही थी। वहाँ पर 5 सिंबल्स थे और वो बताती है कि कैसे एक 5th स्पिरिट भी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो बताती है कि कैसे ये स्पिरिट लोगों को नेचर से जोड़ेगी और जिस दिन ये मिस्ट आई थी उस दिन उस स्पिरिट की आवाज भी सुनाई दी गई थी। एल्सा बताती है कि कैसे उसके फादर ने उस आवाज को सुना था और अब एल्सा को भी वही आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसका मतलब ये है कि वो ही 5th स्पिरिट होगी। उसके बाद कुछ अर्थ जायंट्स आते हैं जिनसे ये लोग बच तो जाते हैं, बट एल्सा एना से कहती है कि यहाँ के लोगों की जान हम मजीद खतरे में नहीं डाल सकते और हमें नॉर्थ जाना होगा जहाँ से वो आवाज आ रही है। इसके बाद एल्सा और एना यहाँ पर बाकी सारे लोगों को छोड़कर निकल पड़ती है नॉर्थ को। क्रिस्टोफ इस बात से बहुत उदास होता है। एल्सा, एना, ओलिव और वो सैलमेंडर जब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें अपने पेरेंट्स की रेक्ड शिप नजर आती है। ये लोग जब शिप की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर कुछ पेपर नोट्स थे और एक मैप भी था, जिससे पता चला था कि उनके पेरेंट्स डार्क सी से होते हुए आतोहालन जा रहे थे ताकि एल्सा की पावर्स के बारे में जान सके। डार्क सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जहाँ पर हर कोई जाने वाला मारा जाता था। अब यहाँ पर एल्सा सारी सच्चाई जानने के लिए वाटर स्पिरिट को बुलाती है जो कि कुछ इमेजेस से बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स डार्क सी में ही मारे गए थे। एल्सा को तो अब गिल्ट खाने लगता है। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसी की वजह से हुई थी क्योंकि वो उसकी पावर्स के बारे में ही जानने के लिए जा रहे थे। वो रोते हुए शिप से बाहर जाती है और एना उसे फॉलो करती है। एना एल्सा को समझाती है कि पेरेंट्स ने ये अपनी मर्जी से किया था और एल्सा की पावर्स के बारे में सिर्फ वो जानना चाहते थे। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि कैसे उसकी पावर्स एडोना की काइंडनेस का गिफ्ट थी क्योंकि वो नॉर्थ अल्ड्रा से बिलोंग करते हुए भी अपनी काइंडनेस की वजह से एनिमी को बचा रही थी। इन सब बातों से एल्सा थोड़ा बेहतर फील करती है, जिसके बाद वो एना को बताती है कि सच्चाई जानने के लिए उसे एतोहालन जाना होगा और वो भी इस डार्क सी को क्रॉस करके। बट वो ये सब अकेले करना चाहती है और वो किसी और की जान को मजीद खतरे में नहीं डाल सकती। एना तो अकेले एल्सा को भेजना नहीं चाहती थी, पर यहाँ पर एल्सा एक आइस बोट बनाती है जिसमें ओलिव और एना को डालकर वो दूर भेज देती है। पर ये लोग जब दूर जा रहे थे तो एना ने भी बहुत चालाकी दिखाई और बोट को चेंज कर लिया। यहाँ पर वो जायंट अर्थ मॉन्स्टर से गुजरते हुए छुपके से खामोशी से एक जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सा डार्क सी में जाने की कोशिश कर रही थी पर डार्क सी उसे बार बार बाहर फेंक देता था। एल्सा यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर्स यूज करती है और पानी को बर्फ बनाते हुए वो आगे जाती है। यहाँ पर वाटर स्पिरिट आती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। एल्सा उसे काम करती है जिसके बाद वो एक हॉर्स बनता है और एल्सा को लेकर आतोहालन पहुंच जाता है जो कि पूरा ग्लेशियर से कवर्ड था। एल्सा को पता चल जाता है कि आवाज यहाँ से ही आ रही है और वो अंदर जाने लगती है।
वहाँ पर जाकर उसे एडोना की स्पिरिट नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो खुद ही फिफ्थ स्पिरिट है जो कि लोगों को नेचर से कंबाइन करती है। इसके साथ ही एल्सा को कुछ इमेजेस नजर आती है पास्ट की, जहाँ से स्टोरी काफी क्लियर हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने यानी कि किंग रोनार्ड ने डैम इसलिए नहीं बनाया था कि वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज मिल सके, बल्कि इसलिए बनाया था कि नॉर्थ अल्ड्रा के लोगों की मैजिकल पावर्स को खत्म कर दिया जाए। अब इन इमेजेस को फॉलो करते करते एल्सा आतो हालन के डीपर पार्ट में चली जाती है, जो कि वहाँ का डार्केस्ट पार्ट था। जैसे वो डीपर पार्ट में जाती रहती है वो स्लोली फ्रीज होने लगती है। यहाँ पर उसको ये एक और डिटेल पता चलती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही वहाँ के लीडर को मार दिया था जब वो बिल्कुल अनआर्म्ड बैठा हुआ था। इसके साथ ही कि पहले एल्सा पूरी फ्रीज हो जाती, वो एक मेमोरी बनाकर एना तक भेज देती है ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या थी। ये सारी मेमोरी एना और ऑलिव तक पहुंच जाती है, जहां पर एना सोचती है कि अब डैम को किसी भी तरीके से तोड़ना होगा ताकि वहां की मिस्ट एंड हो जाए और सारी स्पिरिट्स खुश हो जाए। पर इस तरह से तो एरेंडेल में फ्लड आ जाना था। अब यहाँ पर ऑलिव एना को बाहर जाने का एक रास्ता बताता है, पर स्लोली स्लोली ऑलिव फेड होने लगता है। यहाँ पर एना को समझ आ जाती है कि एल्सा जरूर किसी खतरे में है। देखते ही देखते ऑलिव एना के हाथों में खत्म हो जाता है, जिसके बाद एना वहाँ से उदास बाहर निकलती है और अर्थ मॉन्स्टर्स को उठाने की कोशिश करती है कि वो उनको फॉलो करे। यहाँ पर अर्थ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और एना को फॉलो करने लगते हैं। आगे वहाँ पर एरेंडेल वाली आर्मी भी थी, जहाँ पर चीफ कोशिश करता है कि एना के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को जगाए। इन सब का प्लान था कि अर्थ मॉन्स्टर्स को प्रोवोक करे ताकि वो ये डैम किसी तरीके से तोड़ दे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर अर्थ मॉन्स्टर्स प्रोवोक होकर वहाँ डैम की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से डैम टूट जाता है और पानी फ्लो करने लगता है। यहाँ पर तो एना गिरते गिरते बचती है, उसे क्रिस्टॉफ बचा ही लेता है, और जैसे ही डैम टूटता है स्पिरिट्स खुश होकर एल्सा को भी फ्री कर देती हैं। डैम से निकलता हुआ पानी बहुत ही तेजी से फ्लो कर रहा था एरेंडेल की तरफ, और ऐसे तो पूरी एरेंडेल किंगडम ही फ्लड कर जानी थी। बट यहाँ पर एल्सा अपने वाटर हॉर्स पर पहले ही पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक आइस फॉल बनाती है और पानी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो इंचेंटेड फॉरेस्ट जाती है, जहाँ पर मिस्ट खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं और हर कोई फ्री हो जाता है। एल्सा और एना एक बार फिर से मिलती हैं। एल्सा एना को बताती है कि कैसे वो ही फिफ्थ स्पिरिट है और वो ही है जो कि लोगों को नेचर से मिलाती है, और वो एक ब्रिज की तरह है जिसका दूसरा एंड एना है, क्योंकि ये दोनों ही नेचर और ब्यूटी लोगों को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद एल्सा अपनी पावर से फिर से ऑलिव को रिवाइव करती है, जहां हम देखते हैं कि एना वहां की न्यू क्वीन बन चुकी है और एल्सा बन गई है एन्चेंटेड फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर। यहाँ पर एक लेटर आता है एल्सा को जो कि एना ने भेजा था। वो उससे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। Thanks for watching. Please 4K complete part 1 link in description.